देखो, हमको ये वाला देखना ही है। क्या देखना है? स्वर्णिम मध्य मार्ग किसके अनुसार? अरस्तु का। अब वह किसमें कह रहा है? शासन के बारे में कह रहा है कि किसी भी राज्य में अगर भी हमारा शासन होगा तो राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। तो आचरण कैसा होना चाहिए और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में एक शब्द यूज किया। उसका क्या नाम है? स्वर्णिम मध्य मार्ग। तो स्वर्णिम मध्य मार्ग को ही आज हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में। सिर्फ और सिर्फ क्या कि स्वर्णिम मध्य मार्ग, क्या उसको स्वर्णिम मध्य मार्ग का क्या बोलता है? गोल्डन मीन। क्या बोल रहा है? गोल्डन मीन। तो अरस्तु जो है, जो दर्शन में उसका जो नैतिकता का पाठ है, तो नैतिकता का जो दर्शन दिया उसका केंद्रीय सिद्धांत है क्या कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? मध्य मार्ग वाला। और अगर हम अपना आचरण को मध्य मार्ग में अपनाएंगे तो वह कैसा होगा? हमारा स्वर्णिम होगा। तो यह चीज अरस्तु कहाँ पर लिखा है? तो एक किताब लिखा, उसका नाम है निकोमैकियन एथिक्स। क्या नाम है उसका? निकोमैकियन एथिक्स। उसमें अरस्तु यह बात लिखा है। और साथ ही साथ अरस्तु क्या बोला है? अरस्तु बोल रहा है कि ये जो सिद्धांत है वह व्यावहारिक ज्ञान और गुणों के विकास से जुड़ा है। देखो, दो तरह का ज्ञान होता है। एक होता है हमारा सिद्धांतिक और एक होता है हमारा व्यावहारिक। सिद्धांतिक का मतलब है कि तुमको हम हमेशा बोलेंगे कि सड़क पर चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए। ये सिद्धांत बन गया कि सड़क पर चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए। अब व्यावहारिक ज्ञान क्या है कि अचानक से सामने से ना कोई हाथी दौड़ते हुए आ रहा है, तो हाथी को देख के तुम बायां जाएगी थोड़ी, तुम तो दायां बायां ऊपर नीचे कहीं भी भाग गई, कहीं भी बिल में जाकर घुस गई। तो ये बताओ कि सिद्धांत वहां काम आया कि व्यवहार वहां काम आया? व्यवहार काम आया। तो अरस्तु जो बोलता है, कहने को तो बहुत सारा सिद्धांत दे दिया है, लेकिन वैसा सिद्धांत को हमको देखना है कि बहुत सारा सिद्धांत में जो सिद्धांत व्यवहार में लाया जा सकता है उसको ही पालन करना है। जैसे कि पहला सिद्धांत को उदाहरण दे रहे हैं कि सिद्धांत कहता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब इसको व्यवहार के कसौटे में जरा सा कस कर देखो, क्या पूरी जिंदगी में ऐसा संभव है कि हम हमेशा सच ही बोले? कई बार सच ऐसा है कि अगर तुम बोल दोगे तो वह इतना विस्फोट करेगा कि वो तुम्हारा घर परिवार को क्या करेगा? तबाह करेगा। अब तुम अपने मन ही मन कल्पना करो कि 2 दिन में तुम कई सारा सच को छुपा कर आई होगी। आई ना? तो जो सिद्धांत है वह पालन हो रहा है कि जो व्यवहारिक सिद्धांत है वह पालन हो रहा है? तो व्यवहारिक सिद्धांत है कि हमेशा सच बोलना चाहिए परिस्थिति को देखते हुए। तो अरस्तु भी जो सिद्धांत दिया है तो वो क्या बोल रहा है कि सिद्धांत हमारा कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक वाला, किताबी वाला नहीं। और व्यवहार वाला जो सिद्धांत है उसी को अपना करके ही हमारा ज्ञान होगा। और जब हम लोग अभ्यास करेंगे तब हमारा क्या होगा? गुण। अच्छा, गुण क्या है और विकास है? देखो, ये तो फिलोसफी, ये तो लंबा जाएगा। भले दिख रहा 12 पेज, इसमें तुम्हारा पूरा 40 मिनट बर्बाद होगा। गुण के विकास से क्या सहमति हो, बता सकती हो? गुण का और विकास का क्या संबंध है? और यहाँ एक चीज हम लोग दे रहे हैं, आदत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आदत। इसमें इंटर रिलेशन है। क्या इंटर रिलेशन है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं अगला वाला पेज में। क्या हम लोग अगला वाला मन दिख रहे हैं? क्या आदत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्रैक्टिस। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? गुण। यानी कि यहाँ पर इसको गुण को क्या बोलते हैं? वर्च्यू। क्या बोलते हैं? वर्च्यू। और यहाँ पर एक कॉलम लिख रहे हैं क्या? विकास। विकास को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ? डेवलपमेंट। है ना? अब जैसे मान लो रिंकी जो है वह डेली कितना बजे सोकर उठती है? 8 PM में, AM में नहीं, PM में। इसका मतलब क्या है कि सुबह से ही वह सोई रहती है। उदाहरण दे रहे हैं। अब ये मत सोचना कि हम सही बात कैसे जान गए। तो नहीं नहीं, ठीक है। अब देखो, मेरी बात सुनो। मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं। कोई बच्चा सुबह से लेकर रात तक क्या करता है? सोया रहता है। और वह खाना वाना भी क्या करता है? नहीं खाता है। खाना क्या करता है? नहीं खाता है। और वह नहाता भी नहीं है। अब देखो, यह उसका क्या आदत है? इसका डेली का। यह कैसा काम कर रहा है? वह डेली ऐसा काम कर रहा है। तो जब डेली डेली अभ्यास किया, क्या उठने का अभ्यास किया सुबह छोड़कर रात में, डेली अभ्यास कर रहा है नहीं खाने का, एक ही बार रात में खाएगा, और डेली अभ्यास कर रहा है नहीं नहाने का, तो धीरे धीरे उसमें गुण पैदा होगा। और वह गुण हम लोग क्या कहेंगे कि वह तो एकदम निकम्मा है। वह क्या है?
एकदम निकम्मा है। तो देखो निकम्मा हमारा क्या, तो गुण ही ना बता रहा है। भले ही यह नकारात्मक गुण है, भले क्या नकारात्मक गुण। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। कौन सा, किसका विकास? निकम्मापन का विकास। किसका विकास? निकम्मापन का विकास। आप समझो वह आदत बनाया था क्या, डेली नहीं उठने का, डेली नहीं खाने का, और डेली नहीं नहाने का। तो वही आदत धीरे धीरे गुण को जन्म दिया। कौन सा गुण? निकम्मा का। और ये जो अभ्यास अगर लगातार चलाता गया, तो वह जो निकम्मा है धीरे धीरे क्या आ गया, निकम्मापन उसमें समा गया। तो हम क्या समझे कि आदतें जो हैं वह गुण को पैदा करती है। आदतें यानी अभ्यास। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सीडीपी लिख लिख के पढ़ो। क्योंकि तुम डेली अभ्यास करेगी, तो डेली अभ्यास करेगी तो तुमको सीडीपी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्या होगा, समझ में आएगा, यानी गुण पैदा होगा। और जब गुण पैदा होगा तो तुम उसमें क्या हासिल करोगी, विकास यानी महारत हासिल करोगी। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, मान लो ये तो बुरा वाला उदाहरण हो गया। अब एक हम लोग क्या देते हैं, अच्छा वाला उदाहरण। तो अच्छा वाला उदाहरण में मान लो कोई रिंकी नाम की लड़की है। वह सुबह सुबह उठती है कितना बजे, 4 AM में। घर का सारा काम वह कर ली, घर का सारा काम वह क्या है, कर ली। वह डेली क्या कहीं नहाती भी है, डेली वह क्या करती है, साफ सफाई भी करती है, डेली वह क्या करती है, होमवर्क भी समय से करती है। तो ये डेली का डेली अभी उसका क्या है? अभ्यास है, गुण अभी उसमें नहीं आया है। लेकिन यह अभ्यास कितना साल की हुआ, लगातार 1 साल से करते जा रही है। कितना साल से, 1 साल से। तो अगले ही साल उसमें निकम्मापन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगले ही साल उसमें एक गुण उत्पन्न होगा, लोग दुनिया वाले उसको बोलेंगे, रिंकी को पता भी नहीं चलेगा। दुनिया वाले बोलेंगे ना बहुत फुर्तीली है, जानते हो 4 ही बजे उठ जाती है। और जब हम लोग अपने आंगन में जाते हैं ना झाड़ू देने, तब तक देखते हो काम धाम करके नहा भी लेती है। और जब तक हम लोग सोचते हैं कि कुछ करेंगे, तब तक वो साफ सफाई करके होमवर्क भी बना लेती है। तो उसमें क्या हुआ, गुण पैदा हुआ, फुर्ती का। और ये अभ्यास अगर और 1 साल चला ले, कितना साल, 2 साल, तो धीरे धीरे वह क्या कहलाएगी, फुर्तीली। और फुर्तीली होने के कारण उसका विकास कैसा हो जाएगा, सही में वह विकास करेगी, जेटेट पास कर जाएगी। तो तुमको क्या समझ में आया, आदतें क्या करती है, गुण को पैदा करती है। गुण किसी में होता नहीं है, गुण किसी में पैदा नहीं हो, सॉरी, गुण किसी में जन्मजात नहीं होता है। जो हम लोग डेली का अभ्यास करते हैं, उसी से गुण उत्पन्न होता है। और उसी गुण को लगातार बनाए रखेंगे से हमारा क्या होता है, उसी मामले में विकास होता है। तो देखो, तो ये अरस्तु बोल रहा है। अरस्तु बोल रहा है कि देखो मध्य मार्ग तो अभी हम लोग बिना रिकॉर्डिंग का वो समझाए थे कि हमको अति में नहीं जाना है और अभाव में भी नहीं जाना है। लेकिन अति में हमको पहले जाएंगे, फिर दुनिया से ठोकर खाएंगे। तो जब दुनिया से ठोकर खाएंगे ना, तब आदमी सड़क से कहाँ जाएगा, अभाव में। फिर अभाव में भी दुनिया वाला सो ठोकर डाले, क्या तुम इतना मरे मरे सब बोलता है, तुम थोड़ा जोश दिखाओ। इतना भी गिरने का क्या जरूरत है, अरे हम लोग हैं ना। तो वह अभाव से भी ऊपर उठेगा, तब क्या जाएगा, बीच वाला। तो वह बीच में मध्य मार्ग में कब पहुंचा, जब वह अति में भी पहुंचा, ठोकर खाया, और अभाव में भी रहकर दुत्कार खाया। तब अब वह तीसरा आचरण किसको अपनाएगा, मध्य मार्ग वाला। और मध्य मार्ग वाला जब अपनाएगा, तब मालूम चलेगा कि नहीं, यही ही सर्वोत्तम मार्ग। जब आदमी मध्य मार्ग का आचरण बना लिया, तब हम लोग बोलेंगे कि उसका नैतिक विकास हो गया। आ रहा है समझ में? जैसे बहुत सारा लड़का किसी से टिफिन नहीं शेयर करेगा। हम ही लोग बीएड वाला की बात बताते हैं, आलू का पराठा मेस वाला देता था। तो एक स्टूडेंट था बच्चा लाल यादव, वो कभी भी आलू के पराठा में पैसा नहीं मिलाता था। लेकिन हम ही लोग को ढूंढते ढूंढते पेड़ के नीचे, अरे रे काका, हमको पता था तुम लोग यहाँ हो और हमसे छुपा कर खा रहे हो। और हम लोग नहीं चाहते थे, उसको क्या देते थे, डेली का डेली उसको दिया करते थे। तो धीरे धीरे वो अभ्यास में आता गया, अभ्यास में आता गया, और फिर धीरे धीरे हमारा, हम लोगों का क्या हुआ, व्यवहार भी हम लोगों का बदलता गया। अच्छा छोड़ो इसका। तो इसमें हमारा गुण गुण समझा दिए, विकास समझा दिए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या है, स्वर्णिम मध्य मार्ग का मूल विचार। तो अरस्तु के अनुसार हर एक नैतिक गुण, नैतिक गुण यानी वर्चू, तो हर एक नैतिक गुण जो है वह दो अतियों के बीच का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। अब यही वाला हमको क्या होना, फिर से समझाना होगा। पहले तो समझाने के पहले इसको ऐसा करते हैं।
अरस्तु के अनुसार हर एक नैतिक गुण दो अतियों के बीच का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो सबसे पहले अति को खोजो, अति क्या होता है। तो अति देखो, ये ऊपर वाला हमारा, अच्छा ऐसे नहीं, ये ऐसे जाएगा, ये अभी ऐसे जाएगा। ऊपर वाला जो है ना, अति हो गया, यानी लाल रेड खतरा। ऊपर जैसे जाओगे तुम्हारा क्या खतरा है ना। और नीचे वाला तुम्हारा क्या है, अभाव। नीचे वाला क्या है तुम्हारा, अभाव। अब देखो, इसको तो हम लोग ऊपर वाला क्या बोलेंगे, अति। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाव बोलेंगे। तो और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, आचरण है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, आचरण। तो याद रखना कि आचरण में एक आता है तुम्हारा नैतिकता। क्या आता है, नैतिकता, यानी कि नैतिक गुण। तो बोल रहा है ना, नैतिक गुण जो है, देखते जाओ यहाँ, बोलता है अति में भी नैतिक गुण तुम्हारा नहीं होगा, और अभाव में भी नैतिक गुण तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा आचरण नैतिक से भरा हुआ कब होगा, जब तुम अति और अभाव के बीच में रहो। कहाँ रहो, यहाँ पे रहो। अब अति क्या होता है और अभाव क्या क्या होता है, उसको हमको हल्का सा फिर से समझा देना है। जैसे हम लोग एक बात बता रहे हैं क्रोध का, क्या बता रहे हैं, क्रोध का। तो अगर दी तुम्हारा क्रोध वाला जो चर है मन में, मन में तुम्हारा क्या है, चर के रूप में क्या है, क्रोध। देखो भावना की बात बता रहे हैं, बहुत सारा भावना होता है ना। अगर क्रोध है और आचरण तुम्हारा अति को फॉलो कर रहा है, तो तुम बात बात में झगड़ा करेगी। कोई हल्का सा टिफिन मांगेगा तो तुम उसको झटकार देगी, उसके साथ में बैठेगी नहीं, अपना कॉपी वॉपी नहीं देगी, शेयर नहीं करेगी। कुछ भी पूछेगा ना तो ऐसे देखो ना स्कूल में बच्चा लोग को। तो यानी तुम्हारे मन में क्या है, क्रोध है, और तुम्हारा आचरण कैसा है, अति वाला है। तो अति वाला है तो उसमें तुमको दुनिया ठोकर देगा। दुनिया क्या करेगा, ठोकर देगा। पक्का तुमको ठोकर खाना है। समाज से ठोकर खाना है और परिवार से भी ठोकर खाना है, कोई तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और जब मान लो ठोकर खाएगा, बहुत ज्यादा ठोकर खाएगा, तो यह आदमी क्या करेगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा। पूरी तरह से सरेंडर कर देगा। कोई टिफिन में बोल रहा है कि क्या लाए हो, तो पूरा ही टिफिन दे देगा, अच्छा तुम खा लो ना, तुम ही खा लो, बेकार का नहीं देंगे तो हमको पीट दिया तो। सरेंडर करते हुए देखते हो ना अपराधी को। जब पुलिस पकड़ती है ना, तो एकदम दी हो, हाँ मैंने ना चाकू निकाला था, फिर ना 22 बार चाकू को घोंप दिया, फिर वह मर गया, फिर अभी हमको ना पछतावा हो रहा है। फिर पत्रकार पूछता है दोबारा कीजिएगा, नहीं दोबारा तो हम नहीं करेंगे, इस उम्मीद से बोलता है कि ताकि हमको माफी मिल जाए कोर्ट से। माफी तो उसको मिलने से रहा, जेल में उसको ठूस ठूस के डाल दिया। 10 साल जब जेल में रहा ना, जब बाहर निकले उसका अकड़ क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। अगर ढीला हो गया, अब उसका आचरण कैसा बनेगा, मध्य मार्ग वाला। और जैसे ही मध्य मार्ग का आचरण बनेगा, तब उसे बोलेगा अब उसमें नैतिकता आया है। तो अरस्तु के अनुसार नैतिकता क्या है, तो दो अतियों के बीच का मध्य बिंदु होता है। और दो अतियों के बीच का मध्य बिंदु तुम तभी पहुंचोगी सही से, जब उसको व्यवहार में लाओगे। सिद्धांत में लाएगी तो पहुंच पाएगी क्या, सिद्धांत यानी हाथी आ रहा है और हमको बायां चलना है, बायां चलते रहो ना, हाथी तो दबा के चल जाएगा। और व्यवहारिक ज्ञान का मतलब हाथी आया है तो सिद्धांत कहता है बायां चलो, लेकिन व्यवहार कह रहा है बायां नहीं चलो, भागो, जहां बिल दिख रहा है वहां घुस जाओ। चाहे बायां भागो, चाहे दायां भागो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो ये वाला लाइन समझ में आया है हम लोगों को। अब देखना, तो अभाव किसको कहते हैं, जहां गुणों की क्या होती है, कमी होती है। और अति किसको कहते हैं, जहां गुण का अत्यधिक प्रदर्शन होता है। और सद्गुण क्या है, यानी वही मध्य मार्ग। अब सद्गुण क्या है अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु के अनुसार सद्गुण वो है कि ऊपर वाला अति और नीचे वाला क्या हो गया, अभाव। तो सद्गुण बोलता है वह संतुलन है जो दोनों अतियों के बीच में सही मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ये वाला कौन सा बिंदु हो गया, मध्य बिंदु। क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो जो आदमी अति, ये क्या है अति, और ये वाला क्या लिख रहे हैं, अभाव। तो जो आदमी अपनी क्षमता के अनुसार अति को पहचाना और अभाव को पहचाना, और अपने अनुसार मध्य बिंदु को पहचान करके अपना आचरण मध्य बिंदु पर लाता है, वह आदमी कहलाता है स्वर्णिम, यानी कि गोल्डन मध्य मार्गी कहलाया। स्वर्णिम मध्य मार्गी कहलाया। क्यों, क्योंकि वह न तो कमी की ओर झुकता है और न ही अधिकता की ओर, और वह सही संतुलन प्रदान प्रदान करता है। तब उस आदमी में क्या होता है, नैतिक गुण होता है। दूसरा सवाल है, क्या हम लोग मध्य मार्ग को पहचान सकते हैं क्या, कि कौन सा हमारा मध्य मार्ग है।
जैसे कि मान लो हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं मध्य मार्ग में। अभी हम लोग एक ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना दिए, और ऐसा बना करके यहाँ स्क्रीन पे कुछ दिखाई देगा तुमको। स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, इसका लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर, है ना? तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या होगा हमारा? अति। और नीचे वाला क्या होगा? अभाव। अब दो, एक मिनट तुमको इंतजार करना होगा, तो फिर हम कुछ इमेज डालेंगे तभी हमको अच्छे से तुम क्या करोगे, समझोगे, है ना? तो इसमें हम लोग इमेज में एक हम लोग डालते हैं क्या, सोल्जर। एक हो गया हमारा क्या, सोल्जर। और एक हो गया हमारा, बस लास्ट वाला एक हमको डालना है। एविल, है ना? देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखता होगा। हमारे पास में क्या है? एविल है, यानी भूत है। क्या है हमारे पास में? भूत है। अब भूत है और भूत को हमको पकड़ना है। भूत को क्या है? पकड़ना है। तो ये भूत को पहले छोटा कर दो, भूत को पहले छोटा कर दो। और हम पहले दूसरा चीज समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि मान लो अति है ऊपर और नीचे है अभाव, और दोनों के बीच का लंबाई क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 को 2 से भागा दो तो 14 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा? 7 बार में आएगा ना, 7 बार। तो 7 बार में आएगा तो हम गिनती करते हैं कि 7 कहाँ से आ रहा है। तो 7 को गिनती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे। ये वाला लाइन ले लेते हैं, और यहाँ से एक 7 देखेंगे तो कहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा? 5, 6 और 7 आ गया ना, 7। अभी नहीं, हाँ अभी तो आ गया 7। अब 7 जहाँ पे आया है, वहां पर हम लोग उस इस तरह का वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। देखो यहाँ, आप बोल देंगे क्या कि यही हमारा मध्य मार्ग है। यही हमारा क्या है? मध्य मार्ग है। और हमारे पास में एक चर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? साहस। हमारे पास में चर क्या है हमारा? साहस है। साहस का मतलब है कि अति और अभाव के बीच का दूरी अगर यदि मान लो 14 सेंटीमीटर है, कितना था? 14 था ना? तो बीच में 7 वाला क्या होना चाहिए? मध्य मार्ग होना चाहिए। अब यहाँ पर एक भूत प्रकट हो गया। अरस्तु उसको चेक कर रहा है। अरस्तु उसको चेक कर रहा है। तो अरस्तु चेक कर रहा है, तो भूत को रख दिया क्या, बीचों बीच 7 में। तो 7 बीचों बीच रख दिया है। अब बोला है ना कि देखो भूत को पकड़ेगा कौन? जो पूरा का पूरा 7 पे जाए। पूरा का पूरा 7 पे जाए, यानी कि ये जो आर्मी वाला है, ये जो आर्मी वाला है, इसको अपना साहस को अति नहीं रखना है। और ये अति रखेगा ना तो सीधा बिना डरे उसको पकड़ लेगा। और इसको साहस को इतना कमजोर भी नहीं रखना है कि एकदम अभाव में उसको पकड़वे नहीं करे। यानी कि एकदम तुरंत गोला बारूद भी नहीं डालना है, और इतना डर डर के भी नहीं जाना। उसको बीच में जाना कहाँ? 7 पे। और ये जो बूढ़ा लोग है, इसको भी बोला है कि आपको भी एकदम अति में उछल के नहीं जाना है।
और एकदम से डरना भी नहीं, आपको भी 7 पे चला जाइएगा, हिम्मत कितना दिखाइए, 7 का लेवल, तब आप मध्य मार्ग कहलाइएगा। अब यहाँ से दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है, सुनो। ये जो सैनिक है, जो सैनिक है ना, इसका तो काम ही है लड़ाई लड़ना और ट्रेनिंग लेना। इसको तो दिन भर गोला बारूद और मौत से ही तो खेलता है, तो इसकी तो प्रकृति ही साहस की है। इसकी प्रकृति ही क्या है, साहस की है। तो ये सैनिक क्या बोल रहा है, क्या रहे भूत को पकड़ने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि लेवल 7 पे हमको दिखाना होगा है। वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, वो तो मेरे लिए मात्र 2 ही लेवल पे जाएंगे ना तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो यानी कि इसके लिए मध्य मार्ग 7 नहीं रहा, 2 आ रहा है ना। मैंने बहुत ही कम। और ये जो बूढ़ा आदमी है, जो जिंदगी में कभी भूत भूत नहीं पकड़ा है, आराम से बेचारा दाल रोटी खा रहा है, इसको भूत को पकड़ने के लिए मतलब बाप रे बाप 7, ये 7 आपके लिए 7 है, मेरे लिए तो 14 से भी ऊपर हो गया। इसका मतलब ये समझो कि मध्य मार्ग जो है वह व्यक्ति की परिस्थिति और व्यक्ति की पृष्ठभूमि के ऊपर में निर्भर करता है। भूत पकड़ना साहस का काम है मध्य मार्ग के लिए, इसका लेवल सैनिक के लिए 7 नहीं होगा तो 2 ही में पकड़ लेगा। लेकिन एक बूढ़े आदमी को बोलोगी तो उसका लेवल उसके नजर में 7 है, लेकिन वह 14 से भी ऊपर आ जा रहा है। तो जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि मध्य मार्ग हर एक के लिए क्या होगा, बैकग्राउंड जिसका अलग है उसके लिए मध्य मार्ग भी अलग होगा। और हमारा कोई यहाँ गणितीय मध्य मार्ग नहीं होता है कि 14 सेंटीमीटर है तो 7 वाला ही बीच में, चलो जी तुम भी 7 मानो तुम भी 7 मानो, इसमें मैथ का काम आएगा क्या, नहीं काम आएगा। वही चीज ये कहना चाह रहा था। ये क्या कहना चाह रहा था, बोले स्लाइड कहाँ गया ये। आप देखो यही कह रहा है कि दो अतियों के बीच सही मध्य बिंदु पर स्थित होता है, इसलिए वह क्या कहा, मध्यम मार्ग कहलाएगा। ना तो एक तरफ कमी की ओर झुकेगा, ना ही एक तरफ अधिकता की ओर झुकेगा, और सही संतुलन प्रदान करेगा। और सही संतुलन अलग अलग बैकग्राउंड के लिए अलग अलग हमारा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुख्य उदाहरण में देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर ले क्या, ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर गुण में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, साहस। क्या है, साहस। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरह से लाइन बना दो तभी समझ में आएगा। ऐसा करके हम लोग लाइन बना देते हैं, ऐसा करके हम लोग क्या बना रहे हैं, इधर हम लोग लाइन बनाते हैं। अरे इधर हम लोग लाइन बना दे रहे हैं, और इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, अति। और इधर में क्या लिख रहे हैं हम लोग, अभाव। अब देखो यहाँ पे अगर ये हम लोग गुण में किसको ले रहे हैं, साहस में, तो साहस वाला में जो अति रहेगा तो वह क्या करेगा, खतरा मोल लेगा। भूत पकड़ना है, छोड़ो ना तलवार का क्या जरूरत है, जाते हैं लपकते हैं उसे पकड़ ही लेंगे। यानी वह खतरा मोल ले लिया करे, कब, जब उसका व्यवहार कैसा हो, अति में हो। लेकिन अगर भी उसका व्यवहार अभाव में है तो काय डरपोक रहेगा, भूत का नाम सुनते ही 9 तो 11 हो जाएगा, भाग जाएगा, वह पकड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या बता रहे हैं, व्यवहार है ये क्या है तुम्हारा, व्यवहार, यानी कि तुम्हारा आचरण। आचरण कैसा होता है, अति में वह खतरा मोल ले लेगा, और अभाव में क्या होगा, कायरता होगा। दूसरा संयम। तो संयम का मतलब है, मान लो कि संयम में अगर तुम्हारा व्यवहार, ये आचरण तुम्हारा कैसा है, अति वाला है। अति वाला है तो तुम विषय भोग करोगे, बहुत पैसा उड़ाएगी, डेली शॉपिंग मॉल जाएगी, डेली पिक्चर देखेगी, डेली टाटा घूमेगी, 10 तरीके का गाड़ी खरीदेगी, एक स्कूटी से मन नहीं भरा तो दूसरा स्कूटी खरीद रही है। कब, जब तुम्हारा संयम वाला जो है, संयम वाला गुण में तुम्हारा आचरण कैसा है, अति वाला है। और जब संयम वाला गुण में आचरण तेरा अभाव वाला है, तो तुम्हारे यहाँ बर्थडे भी होगा ना, तुम हमको भी नहीं बुलाएगी। एक केक मंगाना है 10 पाउंड का, तो तुम चींटी के बराबर का भी केक नहीं काटेगी, जरूरत से ज्यादा कंजूस हो जाएगी। ये तो तुम्हारा इसका बता रहे हैं। फिर अगला वाला देखो, संयम हो गया ना। अब रुको रुको, एक एक मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको डिलीट करने दो। हाँ अब आते हैं हम लोग इसमें, संयम वाला हो गया है ना। हाँ ठीक है। उदारता वाला देखो, उदारता वाला में अगर तुम्हारा आचरण अति है तो तुम एकदम फिजूल खर्च कर रही है। अच्छा, उदार हम संयम वाला थोड़ा सा उल्टा बता दिए थे। संयम विषय भोग हो गया, और एक हो गया संवेदन शून्य। संयम का मतलब है कि अगर यदि तुम्हें अभाव है ना, तो कोई मरे जिए किसी से तुमको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और अगर अति मामला में जाएगी ना तो तुम जो सो 10
के साथ में तुम एंगेज हो गई। उदारता वाला में आओ, उदारता में आचरण तुम्हारा अति वाला है तो तुम फिजूल खर्ची करेगी, अभाव वाला है तो क्या करेगी, कंजूसी में रहेगी। अब देखो आत्मसम्मान, आत्मसम्मान बहुत अच्छा है, उसको बोलता है ना कि देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो, यानी कि आत्मसम्मान और घमंड के बीच में बहुत बारीक पतली सी रेखा है। ध्यान देना यहाँ सुनने में भी, फोटो में ही बिजी मत रहना। आत्मसम्मान में अगर तुम्हारा आचरण क्या हो गया, अति हो गया, क्या हो गया, अति हो गया, तो तुम में अहंकार होगा। कैसे अहंकार? जैसे मान लो हम बोलेंगे ए बाबू एक गिलास दो नजर पानी, तो तुम है मेरा, हम तुम्हारे नौकर है क्या? हमारा आत्मसम्मान को ठेस लगेगा अगर हम तुमको एक गिलास पानी देंगे। तो तुम भले उसको आत्मसम्मान समझ रही है, हम क्या बोलेंगे, अरे ये सब घमंड हो गया, एक गिलास पानी तक नहीं देता है, बहुत घमंड हो गया। यानी आत्मसम्मान में अगर आचरण तुम्हारा अति वाला होगा तो वह अहंकार के रूप में जाना जाता है। और आत्मसम्मान में अगर ये आचरण तुम्हारा आत्म मैंने अभाव वाला रहा, हम बोले ए बाबू एक गिलास लाओगे पानी, तो ये सोचेगा दे देते हैं पानी, पैसा भी नहीं है, अभी तो उधार मांगना भी है, कहीं उधार नहीं दिया तो पानी भी देगा और दो को समोसा भी ला के देगा, हाँ लीजिए ना, हम सब सोचे थे नाश्ता, भूख लग गया होगा, लीजिए नाश्ता भी कीजिए। अच्छा नाश्ता वास्ता कर लिया, बोले, अच्छा यार सुनो ना, हमको चाहिए था 200 रुपये उधार, ही देगा क्या? तो हम में क्या आएगा, हीनता का आएगा। फिर मेरा दोस्त कुछ हमको और भी बोलेगा, जूता का पॉलिश करो, हम करेंगे, क्योंकि हमें क्या आत्महीनता है। तो आचरण अगर अभाव वाला आएगा तो क्या आएगा, हमारा आत्महीनता, और आचरण अगर अति वाला आएगा तो क्या आएगा, अहंकार। कब? आत्मसम्मान के मामले में तो अति और अभाव समझ में आ गया, और सब बीच वाला है मध्य मार्ग। और जो मध्य मार्ग में आया है वही कहलाता है स्वर्णिम मध्य मार्ग। और राजा को कैसा होना चाहिए, स्वर्णिम मध्य मार्ग वाला ही होना चाहिए। वही फिलोसफी कह रहा है कौन, अरस्तु कह रहा है। और हर एक मामले में ये सब जो दिखा रहे हैं ना स्लाइड, ये वाला, ये कि संयम, उदारता, पर हर गुण के मामले में वह मध्य मार्ग होना चाहिए। अगर अमीरी की बात करें तो वो भी अमीरी मध्य मार्ग वाला होना चाहिए, साहस, सब कुछ। आप देखो आप क्या समझिए, यह गणितीय मध्य नहीं है। इसका मतलब वही जो 14 सेंटीमीटर वाला बताए थे ना, और 7 सेंटीमीटर में जाकर भूत पकड़ो, तो बोलता है यह मैथ नहीं है, एकदम तुम मिडिल वाला निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई आदमी अगर जवान है तो तुम साहस का काम बोलो ना, तो 7 की जगह किस में चला जाएगा, 10 का लेवल पे जाकर वह काम करके दिखा देगा। लेकिन कोई आदमी अगर बूढ़ा है और उसको बोलो तलवार लेकर लड़ो, तो बेचारा अपने साहस का परिचय कितना तक देगा, 2 तक का ही दे पाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है क्या, जैसा कि सैनिक के लिए साहस का मध्य बिंदु और चिकित्सक के लिए क्या होगा, एकदम अलग अलग होगा। जैसे डॉक्टर का काम है डेली चीर फाड़ करना, डेली वह कैंची से काटता है, कलेजा को निकालता है और कलेजा को डालता है, तो उसको तो खून से कुछ डर ही नहीं लगेगा, है ना, उसका तो साहस इस मामले में ज्यादा रहेगा। और सैनिक, सैनिक क्या करेगा, कोई तलवार निकालेगा, ये भी तलवार निकाल, एक ही बार काट फाड़ करके छोड़ दिया। अच्छा ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब अगला वाला पेज देखो, व्यावहारिक ज्ञान क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनेसिस। तो व्यावहारिक ज्ञान के लिए बोलता है कि देखो ये जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु को वही पहचानेगा जिसको व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। अब व्यावहारिक ज्ञान को समझाना होगा अच्छे से। जैसे कि हम लोग सामने से हाथी आ रहा है और हम बोले किताब में लिखा है कि हमको बायां चलना चाहिए, और बायां चलेंगे तो हम लोग ऊपर ही पहुंच जाएंगे। व्यावहारिक ज्ञान चाहिए। दूसरा उदाहरण दिए तुमको, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो जिसका शादी नहीं हुआ है ना, शादी के दिन भी खाली सच बोल के देखो, उसका फिर शादी होगा कभी? कभी नहीं शादी होगा। तो सिद्धांत कहता है सच बोलने के लिए, अब व्यावहारिक ज्ञान क्या कहता है, परिस्थिति के अनुसार सच बोलना चाहिए। तो अरस्तु क्या बोलता है कि तुमको मध्य बिंदु पे पहुंचना है। तो अरस्तु साफ मना कर रहा है कि तुम जो है सो सिद्धांत वाला ज्ञान को अपनाओगे ना तो कभी भी मध्य बिंदु पे नहीं पहुंचोगे। तुमको कौन सा अपनाना चाहिए, व्यवहार वाला। अच्छा व्यवहार वाला, अब देखो सिद्धांत में और व्यवहार में दो चीजों का अंतर होता है। नींद लग रहा है क्या तुम लोगों को? ये है सिद्धांत और ये है व्यवहार। याद रखो सिद्धांत में तर्क का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, और सिद्धांत में विवेक का भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, और सिद्धांत में अनुभव का भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। चलो पहले धर्म से शुरू करते हैं
हिंदू धर्म में बोला जाता है ना कि सूरज भगवान को सेव समझ के कौन खा गए थे, बताना। नहीं पढ़ी है? हनुमान जी। चलो ठीक है। ईसाई की बात करते हैं। बोलता है ना कि हमारे ईसा मसीह है, उसको क्रूसेड पे लटका दिया था, 2 दिन बाद जिंदा होकर के चमत्कार किए, है ना। सारा का सारा ईसाई में जो धर्मांतरण हो रहा है, पूरा रविवार को आओ प्रार्थना करना तो तुम्हारा कष्ट दूर होगा, ये जो बीमारी है ना वो भी भाग जाएगा। अब ये बताओ, बड़ा बड़ा डॉक्टर से बीमारी नहीं दूर कर पाया, अब प्रार्थना करने से बीमारी दूर हो जाएगा। लोग मान रहे हैं, यानी कुछ भी अपना तर्क लगा रहे हैं क्या? नहीं लगा रहे हैं। यानी सिद्धांत जो हमारा सिद्धांतिक है, उसको मानने के लिए तर्क का जरूरत नहीं है। राम हमारे भगवान है, तुम आज तक राम को देखी हो क्या? हम लोग कोई भी अपने अपने भगवान को देखे हैं क्या? नहीं, वह हमारा सिद्धांत है कि वे मेरे भगवान है, तो हम बिना तर्क दिए उसको मान लिए ना। दूसरा, वैसा बिना तर्क वाला बात को मान रही तो तुम्हारा बुद्धि का जरूरत रहा क्या? नहीं ना जरूरत रहा। ईसा मसीह मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे? वो इस्लाम में बोलता है ना कि तुम काफिर को मार दो तो मारने के बाद जब तुम स्वर्ग जाओगे ना, तो तुमको 72 हूर मिलेगी, मिल जाती है 72 हूर। नहीं ना मिलती है? तो तुम बुद्धि भी लगाया क्या? नहीं ना लगाए। और तुमको अनुभव है क्या? सूरज को खाते हुए देखे हो हनुमान जी को? ईसा को जिंदा होते हुए देखे हो? नहीं ना देखे हो। तो जो सिद्धांत खाली सिद्धांत होता है, उसमें तर्क का जरूरत नहीं है, विवेक का जरूरत नहीं है, अनुभव का जरूरत नहीं है। वह सीधा, जैसे कि खाली ग्लास में पानी उझल दो तो पानी भर जाता है ग्लास में, वैसे ही दिमाग मस्तिष्क खाली होता है। सिद्धांत रूपी पानी को उछल दो ग्लास रूपी मस्तिष्क में, उसमें क्या होगा? समा जाएगा। वो बोला ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है, हमको नमाज अदा करना है, हमको दिया जलाना है। क्रिश्चियन वाला बोलेगा नहीं, हमको हिंदू का प्रसाद नहीं खाना है। यानी उसका गिलास से पानी भरा गया। तो वो क्या कहला है? सिद्धांत। अब देखो, ये एक है तुम्हारा व्यावहारिक ज्ञान। क्या है व्यावहारिक ज्ञान? इसको व्यावहारिक सिद्धांत बोलते हैं। तो इसमें हमेशा पहले क्या चाहिए? तर्क। सूरज का हनुमान खाएंगे, सूरज का से ज्यादा जब बड़ा बड़ा हो जाएगा क्या हनुमान जी का, तो नहीं बात मानेगा। दूसरा, इसको विवेक। तर्क करेगा तो देखेगा नहीं भाई, सूरज तो बहुत बड़ा, हनुमान जी तो छोटा है ना ना। विवेक कर रहा है कि यह बात झूठ है, तो इसमें विवेक भी काम आएगा। और उसका अनुभव, अनुभव क्या कहलाएगा? ये कुछ नहीं है, पंडित जी इसको दक्षिणा चाहिए इसलिए धर्म का डर हमको दिखा रहा है। तो अरस्तु क्या बोल रहा है कि इसको आप मत मानो। इसको मानोगे ना तो आप गोल्डन मीन नहीं पहुंचोगे, मध्य मार्ग को आप नहीं पहुंचोगे। आप व्यावहारिक ज्ञान को मानो तब आप मध्य मार्ग को पहुंचोगे। इसीलिए बोलता है, यह कोई रटा रटाया नियम नहीं है कि ईसा मसीह आए थे और चमत्कार कर गए थे। मेरे पैगंबर आए थे, 5 वक्त नमाज अदा करे, और हमको भी स्वर्ग में जाकर 72 हूर मिली। यह सब रटा रटाया है ना। तो अगर रटा रटाया पे चलेगा तो तुम या तो अति पे रहेगा या तो अभाव में रहेगा, तो मध्य मार्ग में नहीं चलेगा। समझ रही है कि टाइम पास हो रहा है? ये बताओ, समझ रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। और अब देखो, ये हमारा यूडेमोनिया। अब तुम्हारे दो भी दोस्त लोग कर रही है ना पॉलिटिकल की, वही उससे देखना, पूछना, डिस्कस करना। तो यूडेमोनिया क्या होता है? तो बोलता है यह एक संतुलन का अवस्था है। क्या है? संतुलन का अवस्था, जिसमें आदमी जो है सो अति पे भी नहीं है और अभाव पे भी नहीं है। वह कहाँ पे है? मध्य मार्ग में है। और जैसे ही मध्य मार्ग में आया तो उसका जीवन कहाँ जाएगा? समृद्धि की ओर जाएगा। और आदमी अपनी जो क्षमता है उसको पूरी तरह से क्या करेगा? प्राप्त कर लेगा। और जब पूरी तरह से प्राप्त कर लेगा तो वह किस स्टेज में आएगा? यूडेमोनिया। हम तो यूडेमोनिया पहुंच गए। तो यही है यूडेमोनिया। यही क्या हमारा? यूडेमोनिया। अपना अपना बैकग्राउंड के अनुसार अपना मध्य को पहचानो, और सिद्धांत को क्या रखो? व्यवहारिक को रखो, उसमें तर्क को रखो, विवेक को रखो और अनुभव को रखो। और उसके अनुसार तुम यहाँ पर पहुंचो। जिस दिन तुम यहाँ पहुंच गई, उस दिन तुमको नैतिक ज्ञान हो गया, और तुम्हारा लक्ष्य जो था वह जीवन का प्राप्त हो गया। अब तुम्हारे जिंदगी में ना तो दुख होगा, और न ही मतलब ना तो तुम दुख से घबराओगे, और न ही सुख से तुम घमंड करके उछलोगी। अब तुम बीच में चलोगी, और यही तुम्हारा समृद्धि भरा जीवन होगा। आप देखो, भारतीय दर्शन से तुलना करते हैं। ये जो दर्शन का जो सिद्धांत अरस्तु दिया है, यह हमारा बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धर्म में इसको हम बोलते हैं मिडिल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग। और हमारा जो हिंदू में जो भगवत गीता है, उसमें एक लाइन बोला गया है क्या? योगा कर्म सु कौशलम, यानी कि कर्म में कुशलता ही क्या है? योग है। तो यह अरस्तु जो बात बोला है वह हमारे बौद्ध धर्म में भी कहा गया है और भगवत गीता में भी कहा गया। बोलता है ना
कर्म करते जाओ, फल की परवाह मत करो। ये वही सबसे चीज आया है। अब देखो कुछ आलोचना है इसका। क्या आलोचना है? बोलता है कुछ नैतिक स्थितियां जैसे कि ईमानदारी या न्याय इस सिद्धांत पर पूरी तरह से फिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो जैसे हम बता रहे हैं, मान लो ये एक लड़की है, ये एक क्या है, लड़की है ना। अब इसका ना इससे क्या होना है? शादी होना है। इससे इसका क्या होना है? शादी होना है। तो शादी होना है, तो इसके मम्मी पापा जो है सब बहुत प्रयास से बहुत सारा रिश्ता उस्ता करके इसके साथ क्या बोले कि बेटा तुमको इससे क्या कर लेना है, शादी कर लेना है। अब इसको एक जगह देखना है ईमानदारी, और एक जगह इसको देखना है क्या, न्याय। मान लो लड़की के मन में कुछ और भी रहा है कि हमको क्या करना है, इसके साथ में करना है ना, शादी। तो एक तरफ में ये देख रही है कि अगर हम यहाँ किसके साथ कर रहे हैं, तो हम अपने मम्मी पापा के साथ क्या करेंगे, अन्याय करेंगे। और अगर हम यहाँ इसके साथ में कर रहे हैं, तो हम ईमानदारी से माँ बाप की तो बात तो मान लिए, लेकिन खुद के साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और ये जो कसमकस है, इसका सही समाधान अरस्तू का जो सिद्धांत है वह नहीं दे पा रहा है कि वह ईमानदारी खुद के साथ करे कि माँ बाप के साथ करे। क्योंकि किसी एक के साथ करेंगे तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। तो खुद को चुने कि दूसरे को चुने। तो इसमें मध्य मार्ग में बोलता है जाने के लिए। तो मध्य मार्ग में जाने का मतलब है अरस्तू के सिद्धांत में कि 6 महीना इससे शादी करो और 6 महीना इससे शादी करो। यही ना हुआ मध्य मार्ग। कि अगर अति होगा तो ये और अभाव होगा तो ये। तो बोलता है बीच में जा, तो बोलता है 6 महीने के लिए तुम हो गए मेरा और 6 महीने का तुम हो गए मेरा। तो यहाँ ये भी होगा क्या? नहीं ना होगा। तो यहाँ इसका आलोचना होता है। किसका? किस मामले में? ईमानदारी के मामले में और न्याय के मामले में। ईमानदारी और न्याय के मामले में हम अगर मध्य मार्ग अपनाएंगे तो पूरी तरह से फिट की जगह क्या हो गए, अनफिट हो जाएंगे। हमारा दुनिया वाला और भी आलोचना करेगा और हम बोलेंगे देखो ना, हम तो रस्तों की बात मान रहे थे। नहीं ना हो पाता ऐसा। नहीं हो पाता ऐसा। ये तो आलोचना भी हो गया। निष्कर्ष हमारा क्या निकल रहा है कि स्वर्णिम मध्य मार्ग क्या है। तो स्वर्णिम मध्य का मतलब हमको अति पे कभी भी नहीं जाना है। अति पे कहीं नहीं जाना है। और हमको निर्णय ऐसा लेना है जिसमें हमारा विवेक शामिल हो। वो रटा रटाया सिद्धांत वाला बात नहीं शामिल हो, जिसमें तर्क नहीं है, विवेक नहीं है और अनुभव नहीं है। तो हमको अति से बचना चाहिए। निर्णय हमको हमेशा विवेक के साथ हमें लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन क्या हो, सार्थक हो। और तब हम लोग सही तरीके से जी सकते हैं। तो अरस्तु के अनुसार सद्गुण क्या है? तो सद्गुण हमको वही एक गुण है जो मानव को कहाँ ले जाता है, उत्कर्ष में। और उत्कर्ष में ले जाने के लिए हमको अति चाहिए क्या? नहीं। अभाव चाहिए क्या? नहीं। तो हमको कहाँ चाहिए, मध्य मार्ग चाहिए। और मध्य मार्ग फेल कहाँ हो जाएगा, इसका टायर पंचर कहाँ होता है, जब मामला ईमानदारी और न्याय वाला आता है। तब मध्य मार्ग अपनाओगे तो और भी एटम बम फटेगा। या ये सब समझ में आया है? तो ये इतना ही है। आज के लिए हमारा इतना ही है। तो ये वाला जो फिर से बाकी है इसमें उस और कुछ नहीं। कितना, 39 मिनट हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग मध्य मार्ग क्या देख लिए हैं कि अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे सैनिक के लिए मध्य मार्ग का लेवल अलग रहेगा, बूढ़ा आदमी के लिए मध्य मार्ग अलग रहेगा। तो देखो याद करो कि अगर भी हम हमारा आचरण अति में हो, तो अति में हो तो वो क्या होगा, हमारा जीवन इस तरह से हो जाएगा, हमारा स्वभाव ऐसा होगा। जब हम लोग क्या रहेंगे, एकदम अति की तरफ में जाएंगे। लेकिन अगर भी हमारा आचरण एकदम अभाव में है, तो हम लोग जवान होते हुए भी जवान होते हुए भी हमारा आचरण कैसा हो जाएगा, बूढ़े के जैसा हो जाएगा। हर एक बार हम लोग आश्रित होकर देखेंगे, जैसे ये एकदम गौर से सोचो, सोच रही है, पता नहीं अगला दिन हमको मेरी बहू देगी कि नहीं देगी खाना खाने के लिए। इसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना। तो हमको अति भी नहीं होना है और हमको अभाव भी नहीं होना, हमको बीच में जाना है। आज का क्लास इतना ही है। अब इसका तुमको हम